हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ चीज़ें हैं, लिमिटेड कंसेप्ट हैं, वो सीख लिए ना तो हर सवाल इस चैप्टर से बन जाएगा और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जरूर पहुंचेंगे। तो आइए बच्चों, इसी उद्देश्य के साथ, इसी मिशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश से कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचाना है। आइए बच्चों, आज का हमारा टारगेट है ऑल्टरनेटिंग करंट का। आज हम बेसिक सीखने वाले हैं, क्या होता है, कैसे ग्राफ होते हैं, कैसे टाइम का फंक्शन होता है, और साथ ही साथ पीक, एवरेज और आरएमएस वैल्यू पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज को बहुत कुछ सिखाएंगे आज आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और इस सेशन के बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन। बच्चों, आपको ना ऑल्टरनेटिंग करंट की ना एक बड़ी फेमस स्टोरी है हिस्ट्री में। बहुत ही एक बड़ी लड़ाई है एडिसन और टेस्ला की। एडिसन चाहते थे कि डीसी करंट के थ्रू करंट का ट्रांसमिशन किया जाए अक्रॉस द कंट्री। टेस्ला चाहते थे कि एसी करंट के थ्रू करंट का ट्रांसमिशन किया जाए अक्रॉस द कंट्री। तो बड़ा ये एक डिबेट का है ना माहौल था कि डीसी करंट को यूज किया जाए या एसी करंट को यूज किया जाए। और फिर फाइनली, जैसा कि आप जानते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट के फायदे बहुत हैं ट्रांसमिशन में। क्या क्या फायदे हैं आओ देखते हैं। एक तो ये इकोनॉमिक है, ठीक है। एसी को आप जनरली चीपर है जनरेट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। सिंपल कंट्रोल है, एसी को कंट्रोल करना आसान है। इसको आप चोक कॉइल या अदर एसी सर्किट्स के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करके आप वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज बढ़ा कम कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एसी को ट्रांसमिट करना आसान है, कम लॉस के साथ, वेरी लेस पावर लॉस के साथ आप एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं हाई वोल्टेजेस पे। तो एसी के ना बहुत सारे फायदे हुए और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जीत गया और एसी के थ्रू ही ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। आइए, ये ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है हम जानते हैं। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ऐसा करंट या ऐसा वोल्टेज जो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, और वो रिपीट होती जा रही है साइकिल। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपका साइन थीटा वाला ही फंक्शन रहे। साइन थीटा वाला फंक्शन बिल्कुल रह सकता है, उसे आप साइनोसुडल एसी आप कह दोगे। देखिए, हो सकता है एसी साइन का फंक्शन हो, आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, और ये फिर चलते जा रहा है इसी तरीके से। इसे आप क्या कह दोगे, साइनोसॉइडल आपका एसी हो गया। कॉस थीटा का भी फंक्शन हो सकता है। कॉस थीटा बेसिकली साइन 90 प्लस थीटा ही तो है। तो आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, और ये रिपीट हो रहा है। अब साइनोसॉइडल के अलावा और भी एसी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कैसे, आपके ट्रायंगुलर वेव हो सकती है कि आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, ट्रायंगुलर वेव हो सकती है। ये वाली वेव रिपीट करते जाइए, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। और सर, और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे शेप है, ये देखिए, आधी साइकिल नेगेटिव, आधी साइकिल पॉजिटिव, और फिर से ये रिपीट करता हुआ, फिर से ये रिपीट करता हुआ। इस शेप को बोलते हैं हम सॉ टूथ। क्या कहते हैं सर? सॉ टूथ। ये हो गया आपका सॉ टूथ शेप का एसी। ऐसा ही लीनियर एसी आप और बना सकते हैं। इसी को आप जीरो से चालू कीजिए इस तरीके से, तो ये आपका एक और फंक्शन बन गया सिमिलर सा। यस, आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव, ऑल्टरनेटिंग यहाँ पे बन गया।
आइए और क्या क्या हो सकते हैं, और देखिए स्क्वायर वेव भी हो सकती है। स्क्वायर वेव कैसे, आप देखिए प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से अलग अलग शेप में ऑल्टरनेटिंग करंट मिल सकता है। आई बात समझ में? और ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसी पे ज्यादातर बात करेंगे। ये है आपका साइनोसोडल करंट। आइए इसकी हम और डिटेल में बातचीत करते हैं। अब हम देखिए यहां पे, अब हम फंक्शन ऑफ टाइम पहले समझ लेते हैं। करंट की जनरल इक्वेशन हम समझ लेते हैं। जनरल फंक्शन विथ टाइम बात कर लेते हैं। आ जाओ, जनरल फंक्शन ऑफ टाइम। तो साइनोसोडल पे फोकस कर रहे हैं। करंट का जनरली फंक्शन टाइम के साथ है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसके बारे में बहुत एक एक चीज क्लियर कट पता होनी चाहिए। क्या क्या, आओ देखिए। आई नॉट क्या है बेटा? आई नॉट को आप क्या कहोगे? आई नॉट है सर एम्पलीट्यूड, जो हम एसएचएम में भी कहते थे, वेव में भी कहते थे, और यहाँ पे थोड़ा एक स्पेशल नाम भी है। अगर मैं आपसे पूछूं करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा को 1 रख दोगे, ये पूरा 1 रख दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू इसे आप कह रहे हैं, बेसिकली ये हो गया पीक वैल्यू। तो यहां पे इसे हम ज्यादातर बोलेंगे पीक वैल्यू। तो आई नॉट इज द पीक वैल्यू। ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, ओमेगा यानी यहाँ पे टाइम का कोफिशिएंट क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आ जाइए जल्दी से इसके फॉर्मूले। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 2 पाई बाय ओमेगा, ये हमें याद होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिश्ता आप देखोगे तो वो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। यस, ये बेसिक फॉर्मूले ओमेगा एफ और टाइम पीरियड के याद होने चाहिए। फिर ये फाई क्या है सर? देखो ये पूरा जो एंगल है ना, इस पूरे एंगल को आप कहोगे फेज। क्या कहेंगे? फेज, करंट का फेज, एसी का फेज। और टाइम जीरो करिए, टाइम जीरो रख दीजिए तो ये हट जाएगा, बस फाई बचेगा। तो इसीलिए फाई को हम कह रहे हैं इनिशियल फेज। समझ में आया बेटा? फाई को क्या कह रहे हैं? इनिशियल फेज। तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ। इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल फेज के बारे में आप कहेंगे सर कैसे पता करेंगे? आओ देखो, इनिशियल फेज निकालने की थोड़ी सी मैं और बात बताऊं, जैसा एसएचएम में करते थे। सपोज आपको अलग अलग केसेस ले लेते हैं। इफ टाइम जीरो पे करंट जीरो है, आपको कह रहे शुरुआत में करंट जीरो था, यहाँ पे देखिए टाइम जीरो पे क्या बचेगा? साइन फाई। साइन फाई भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब फाई जीरो होना चाहिए, फाई जीरो होना चाहिए। तो करंट का एक्सप्रेशन बना आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ गया बेटा? यस। और भी बनाए जा सकते हैं केसेस, अरे अंत थोड़ी है। अगर आपसे बोले अगर टाइम जीरो पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो बताइए एंगल जीरो पे जीरो साइन थीटा, एंगल जीरो पे मैक्सिमम वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में ये फाई हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में फाई हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर रेडियन में आप कह सकते हो इसे पाई बाय 2। यस, अब आपका एक्सप्रेशन करंट का हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 which is I equal to I naught cos omega t। जी हाँ बेटा, ये आपका कब हो गया? जब मैक्सिमम से शुरुआत हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है हमेशा टाइम जीरो पे मैक्सिमा ही रहे, कहीं बीच में भी रह सकता है। सपोज टाइम जीरो पे करंट की वैल्यू दे आपको आई नॉट बाई 2, तो कैसे करेंगे? आइए, तो आप बोलोगे कि करंट का जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं सर। वेरी गुड बेटा, सही सोच रहे हैं। टाइम जीरो करंट की वैल्यू रख देते हैं। वाओ, वेरी गुड, एकदम सही डायरेक्शन में। तो आपको मिला, देखिए ये, तो आई नॉट कट गया, साइन फाई हाफ हो गया। कब होता है? 30 डिग्री, यानी रेडियन में पाई बाय 6। समझ गए बेटा? तो ये हो गया फाई की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री।
तो इसी तरीके से अलग अलग हो सकता है। ये दोनों तो तुरंत याद रखने हैं। मीन से शुरुआत तो साइन का फंक्शन, एक्सट्रीम से मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत तो कॉस का फंक्शन। अब ये बहुत जरूरी है फंक्शंस, क्योंकि आपको देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत आते हैं। कैसे सवाल, आओ मैं बताता हूं। कहां से कहां जाने में टाइम कितना लगेगा, ये देखिए सवाल पढ़िए, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। 10 ओम रेजिस्टेंस को इतने एसी वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, टाइम बताइए जो लगेगा मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू जाने के लिए। समझ गए, मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सवाल आते हैं, तो आ जाओ ऐसे सवालों को आप कैसे हैंडल करोगे। इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। इक्वेशन का नॉलेज मिल गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के टाइम, अलग अलग टाइम हम ले लेते हैं। जैसे सर 0 से मैक्सिमम जाने का टाइम बताओ, फिर 0 से एक एक करके चलो निकालते हैं। आ जाओ सबसे पहले ये निकालते हैं। तो आपकी शुरुआत यहां 0 से हुई है, इसका मतलब आप साइन थीटा का फंक्शन लेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि करंट की वैल्यू है सर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको यहां रख दीजिए, आई नॉट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, 1, यानी एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसे रेडियन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे पाई बाई 2, तो टाइम आ जाएगा बेटा यहाँ पे पाई बाई 2 ओमेगा। समझ गए। अच्छा, ओमेगा को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म्स में 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अगर मैं ये रख देता हूं ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ये देखिए 2 पाई, तो पाई कट जाएगा, T/4 आपको ये मिल जाएगा। तो टाइम के टर्म्स में एक साइकिल के टाइम का 1/4, या फिर ओमेगा के टर्म्स में पाई बाई 2 ओमेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस बना सकते हैं। 0 से आई नॉट बाई 2 का टाइम बताइए चलिए। फिर आपसे पूछा है 0 से आई नॉट बाय √2 का टाइम बताइए चलिए। तो ये हो गई 0 से स्टार्टिंग। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला सवाल अभी जैसे आया था मैक्सिमम से बताइए, मैक्सिमम से 0 होने का टाइम बताइए, मैक्सिमम से आई नॉट बाय 2 होने का टाइम बताइए, मैक्सिमम से आई नॉट बाय √2 होने का टाइम बताइए। आई बेटा बात समझ में। आओ तो यहां पे देखते हैं, 0 से स्टार्टिंग है मतलब साइन थीटा का फंक्शन है, तो साइन थीटा हाफ हो जाना चाहिए। तो ये साइन ओमेगा टी हाफ हो जाएगा। कब होगा, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6, इसका मतलब ओमेगा टी को लिखोगे पाई बाय 6, और टाइम आ जाएगा पाई बाय 6 ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बाय 12। ऐसे सवाल SHM में बहुत देखे हैं, सेम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। देखिए 0 से आई नॉट बाय √2, समझ गए। 0 से शुरुआत यानी साइन थीटा का फंक्शन 1/√2 यानी 45 डिग्री, रेडियन में 45 को पाई बाय 4, तो एंगल बस ये हो गया। टाइम आ गया पाई बाय 4 ओमेगा, और 2 पाई बाय टी रख दो, तो टाइम पीरियड के टर्म्स में 1/8। यस, और देखिए मैक्सिमम से अब शुरू हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम से बताइए, मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप कॉस थीटा का फंक्शन लेंगे बेटा। तो आप लिखोगे I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये बेसिकली आप बोल रहे हो 0 कब होगा, यानी एंगल 90 डिग्री कब होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ओमेगा टी पाई बाई 2, जिससे मिलेगा टाइम पाई बाई 2 ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई बाई टाइम पीरियड रख दो, तो टाइम पीरियड बाय 4। यस, चलो यहां बताओ। अब बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, काफी बार बच्चे यही टिक करके आ जाते हैं, लेकिन पूछा है क्या है, मैक्सिमम से आई बाई 2। तो आप यहाँ पे कॉस थीटा को हाफ करेंगे। कॉस थीटा हाफ हो गया ना बेटा, मैक्सिमम से शुरू हुआ है ना, तो कॉस थीटा का फंक्शन होगा। अब कॉस थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी ओमेगा टी क्या होगा, पाई बाय 3। तो टाइम आ जाएगा पाई बाई 3 ओमेगा, यानी टाइम पीरियड बाय 6। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे समझिए, आपको ये देखिए 0 से आई नॉट बाई 2 आने के लिए इतना टाइम था, लेकिन मैक्सिमम से आई नॉट बाई 2 आने के लिए इतना टाइम है।
अंतर आ गया ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैक्सिमम से I/√2 जाना है तो इसको 1/√2 यानी कॉस थीटा 1/√2 यानी एंगल π/4, तो टाइम आ जाएगा π/4 ओमेगा यानी T/8। एम आई राइट बच्चों? यस। अब आते हैं उस सवाल पे, क्या कह रहा था सर सवाल? ये देखो तो जरा, कहां से कहां जाने का टाइम पूछ रहा है? पूछ रहा है मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू अभी आगे जाके हम बताएंगे, इसको पूरा डिराइव करेंगे। ये होती है I0/√2। तो मैक्सिमम से शुरुआत है, मतलब कॉस थीटा का फंक्शन है, कॉस थीटा का फंक्शन है। और आपको कहां जाना है? आरएमएस, आरएमएस यानी 1/√2 पे जाना है। तो कॉस थीटा 1/√2 I0/√2, इसको बराबर करोगे, कॉस थीटा 1/√2 कब होगा? 45 डिग्री पे, यानी एंगल हो गया 45 डिग्री यानी π/4, तो टाइम आ गया 2π/4 ओमेगा। अब ओमेगा कैसे दिया है? देखो, आपको ये बोला है 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 50, तो ओमेगा क्या होगा? 2πf, वैल्यू रखिए तो 100 पाई ओमेगा मिल गया। इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, π/4 100 पाई, तो ये पाई से पाई कट गया, 1/4 1/100। आया समझ में? अब देखो मिली में आंसर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10/4 2.5 अपॉन 1000, ये हो गया 2.5 मिली सेकेंड, यानी आंसर हो गया ए। तो ये हमने सीखा बेसिक फंक्शन के साथ कैसे आपको सवाल जवाब किए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट से सीखते हैं। अब बेटा हम देखो सीखेंगे कि एसी जनरेट कैसे किया जा रहा है, जो हमने ईएमआई में भी सीखा था, एसी जनरेटर। आ जाओ फटाफट से एसी जनरेटर के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले एक कोई भी शेप का लूप है, इसे आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं। एक लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आपका फ्लक्स कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो तो इनटू एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए खुलेगा कैसे? ये खुलेगा BA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता होता है कि थीटा क्या है? ओमेगा इंटू टी। कैसे? देखो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो थीटा आपका ओमेगा टी होता है। थीटा रख दीजिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए? लेकिन यहाँ पे चैप्टर क्या है? ईएमएफ, एसी ईएमएफ, एसी वोल्टेज, इसको डिफरेंशिएट करिए। फैराडे लॉ ने बोला था कि अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदले तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो जाएगा वो होगा -dφ/dt। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो ईएमएफ क्या आएगा? देखिए NBA, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अंदर भी कोई चीज लिखी है, तो चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएट करते टाइम, और अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा, और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और एक बाहर भी माइनस साइन है, तो एक बाहर भी माइनस लिख देते हैं, और देखिए माइनस माइनस वो कैंसल होके क्या मिलेगा? देखिए वो आ जाएगा आपके पास ईएमएफ का फंक्शन NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपके पास एसी वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, साइनोसोडल वोल्टेज, आधी साइकिल पॉजिटिव आधी साइकिल नेगेटिव, बैटरी का पोलैरिटी हर आधी साइकिल में चेंज होता जा रहा है। ये आपका हो गया, ये ध्यान रखिएगा एकदम, एसी जनरेटर कंप्लीट जर्नी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू इस ईएमएफ की वैल्यू होगी NBA ओमेगा। करंट कैसे आ जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कीजिए, करंट में भी साइन थीटा का फंक्शन आ गया। आया समझ में बेटा? तो ये एसी जनरेटर है, पूरा ध्यान से रखना है। सपोज वोल्टेज आपको दे देते हैं इस तरीके से,
50 साइन 10 पाई टी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ में ये बैटरी ऐसी थी, सेकेंड हाफ में बैटरी की पोलैरिटी नेगेटिव आंसर हो गई। ये देखिए आधी साइकिल ये पॉजिटिव रहता है, आधी साइकिल नेगेटिव, तो आधी साइकिल बैटरी करंट ऐसे भेज रही होगी, दूसरी हाफ साइकिल करंट ऐसे भेज रही होगी। तो ये आपका सेटअप है। अब ये जो टर्निंग हो रही है ना, ये फटाफट फटाफट एक एक टर्निंग में ये पूरा कंप्लीट हो गया, आधी साइकिल ये एक पूरा साइकिल कहेंगे। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, टाइम पीरियड इज कि एक साइकिल में कितना टाइम लगा। अब इसे हम शो कैसे करते हैं एसी की बैटरी को, इस तरीके से हम एसी की बैटरी को शो करते हैं। कहीं भी ये सिंबल लिखा हो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग बैटरी है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। समझ गए बेटा, ध्यान रखोगे ये चीज। आगे बढ़े, अगले कंसेप्ट पे सीखते हैं। अब हम अगला कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं एवरेज वैल्यू का। यस, एवरेज वैल्यू इस करंट की, है ना, क्योंकि देखिए करंट क्या बहुत ज्यादा जल्दी से चेंज हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू काफी बार बात करने में आती है। आइए, तो किसी भी फंक्शन का, सपोज y किसी फंक्शन ऑफ x है, तो किसी भी फंक्शन y का एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपने मैथ्स में सीखा होता है, इंटीग्रेशन में, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन dx। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। अब हम यहां पे देखें तो हमारे पास कौन सा है, करंट है, वोल्टेज है, तो करंट की वैल्यू मतलब y हो गया करंट, और किसका फंक्शन, टाइम का, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का फंक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, वो हुआ इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। समझ गए बेटा, तो ये ध्यान रखना है 100%, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले से हमने डिराइव की थी। चलो जल्दी से डिराइव करते हैं। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक बात बताओ जरा, y dx क्या होता है, जरा ग्राफ में क्या होता है जरा बताओ। ये चीज ग्राफ में होती है एरिया अंडर द कर्व। जी हाँ, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो ये बेसिकली क्या हो गया, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम 100% लिख सकते हैं। अब जरा इस करंट की एरिया बताइए, इस करंट की एरिया बताइए फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल के लिए एरिया बताइए जरा कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आता है इंटीग्रेशन में, नीचे वाला नेगेटिव। पूरा एरिया लीजिए, यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज करंट 0 आ जाएगा। इनफैक्ट कोई भी ऐसी हो, आप देखिए मैं आपको अलग अलग शेप जो बनाए थे, यहां पे भी देखिए एवरेज एक साइकिल में 0, एवरेज एक साइकिल में 0, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो इसलिए हमेशा फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट तो 0 ही आना है। इसीलिए कभी आपको एवरेज करंट की वैल्यू दी जाए ना, तो बाय डिफॉल्ट वो हाफ साइकिल की वैल्यू होती है। अब मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज निकाल के देता हूं, ठीक है। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल कौन सी, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, यानी टाइम 0 से टाइम t/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। टाइम पीरियड को रख दीजिए 2 पाई बाय ओमेगा, इसका मतलब पाई बाई ओमेगा तक हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, आ जाओ, इंटीग्रेशन में वैल्यू रख देते हैं आई डी टी अपॉन डी टी। क्या आ गया देखिए, ये इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, फटाफट से करिए इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, आई नॉट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कभी टाइम का कोई यहाँ पे कोफिशिएंट होता है तो वो डिवीजन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, और अपॉन में टाइम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट्स लगाइए 0 से पाई बाई ओमेगा, यहाँ भी टाइम पे लिमिट्स लगाएंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, आई नॉट
कॉस पाई -1, फिर कॉस 0 1, तो -1 ऑफ -1, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आ जाएगा -1 -2 और एक बाहर माइनस, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन टाइम की वैल्यू 0 से पाई बाई ओमेगा, यस 0 से पाई बाई ओमेगा सेम, तो वो टाइम आ जाएगा पाई बाई ओमेगा और ओमेगा एक है साथ में, कैंसल हो गया और फाइनली आपको मिला 2I0 बाय पाई। यस, तो ये हम बाय डिफॉल्ट एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला याद करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर कॉस में, या फिर फाई 0, या फिर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए भी हम सेम वर्किंग करेंगे, साइनोसॉइडल के लिए सेम वर्किंग। एवरेज करंट क्या बोलेंगे 2I0 बाय पाई, एवरेज वोल्टेज क्या बोलेंगे 2V0 बाय पाई। इसका मतलब 2 इंटू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। समझ गए? ये फॉर्मूला सिर्फ साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए हमें याद रखना है। अलग कोई फंक्शन होगा तो उसको डिराइव करेंगे सेम तरीके से, साइनोसॉइडल का ही हो गया। अब बाय डिफॉल्ट कभी भी एवरेज वैल्यू बोले ना कि चलो है ना एवरेज वैल्यू है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 इंटू पीक बाय पाई को हम 5 के बराबर करेंगे और पीक वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई बाय 2। इस तरीके से हम करेंगे। कभी भी एवरेज वैल्यू की वैल्यू दी हो, एवरेज वैल्यू डिफाइन की हो, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की आप एवरेज वैल्यू लीजिएगा। अब एवरेज वैल्यू अलग अलग सेटअप के लिए भी हो सकती है। देखिए कैसे, अलग अलग मैं आपको यहाँ पे इंटरवल देता हूं। मान लीजिए अगर आपसे यहां से यहां का एवरेज वैल्यू पूछते तो सेम आएगा 2I0 बाय पाई। चलो सर यहां से यहां पूछा जाए तो कौन सा बेटा, आप देखो यहां से यहां पूछा जाए तो नेगेटिव का -2I0 बाय पाई आप कहोगे एवरेज वैल्यू। चलिए सर अगर मैं आपको ये वाला सेटअप दूं तो कहां से कहां, देखिएगा ये देखिए यहां से शुरुआत और यहां पे अंत, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से यहां एरिया लीजिए टोटल 0 आ गया, तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। और ये हाफ साइकिल, इसे भी कहोगे आप हाफ साइकिल, हाफ टाइम पीरियड, यस देखिए आप ये पूरी साइकिल का आधा ही तो है, तो इस तरीके से अगर आपने आधा लिया तो भी एवरेज में हाफ टाइम पीरियड में 0 आ गया है ना, तो वो तो डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट दिया रहे ना तो आप हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू लेंगे। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। कोई भी वैल्यू दी जाए एवरेज में तो वो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ के लिए होती है। बाकी ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल आपको दिखा दे तो आप उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यूज बता सकते हैं। इंटीग्रेशन में यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बाकी हम फॉर्मूला ये याद रखते हैं और बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। चलिए एवरेज वैल्यू का सर सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बता दीजिए। एवरेज वैल्यू का देखो सिग्निफिकेंस बताता हूं। अगर मैं एक रजिस्टर से ऑल्टरनेटिंग करंट भेजता हूं तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, कम ज्यादा हो रहा है। यस, ये ऑल्टरनेटिंग करंट कम ज्यादा हो रहा है। आधी साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आधी साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो यहां पे चार्ज भी तो फ्लो कर रहे हैं। यस, यहां पे चार्जेस भी फ्लो कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कोई करंट मानूं जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट करंट मतलब डायरेक्ट करंट हो, अगर मैं कोई ऐसा करंट मानूं जो कांस्टेंट करंट हो, जिसे आप डीसी करंट भी कहते हो, तो कोई ऐसा करंट जो डायरेक्ट करंट हो, कांस्टेंट करंट हो और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करे फर्स्ट हाफ साइकिल में, such that transfers same amount of charge, such that transfers same amount of charge, same amount of charge। ठीक है, तो वो करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो करंट की वैल्यू होगी एवरेज करंट के बराबर, जिसका मतलब 2I0 बाय पाई। समझ गए? तो ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा था, चार्ज पास कर रहा था,
ऐसा कौन सी कांस्टेंट करंट से इसको मैं रिप्लेस कर दूं ताकि फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना चार्ज इसके थ्रू पास हुआ उतना ही चार्ज इसके थ्रू पास हो, तो वो वैल्यू है करंट की 2I0/पाई यानी एवरेज करंट। ये आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए, पीक वैल्यू तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू हमने सीख लिया क्या होती है। अब हम आ रहे हैं आरएमएस वैल्यू पे। ये बहुत यूज होती है, भयंकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। तो आइए एवरेज वैल्यू पे हम, अच्छा एवरेज वैल्यू में जो ये 2/पाई की वैल्यू है ये याद रखना होती है 0.637 I0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आरएमएस। इसका देखो आंसर आना है 1/√2 जैसा मैं बता रहा था। आइए इसे अब हम डिराइव करना सीखते हैं। आरएमएस का मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट एवरेज स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बोल कैसे रहे हैं, आरएमएस। डिराइव जब करेंगे तो कैसे करेंगे, उल्टा। पहले आप करंट को स्क्वायर करोगे, ठीक है, ऐसे स्क्वायर, फिर आप उसका मीन लोगे, इसका मतलब एवरेज लोगे, और फिर आप उसका रूट लोगे। ठीक है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। अब देखिए करंट है, उसको स्क्वायर कीजिए तो ये आपको मिला, फिर इसका मीन लीजिए, एवरेज लीजिए। अब एवरेज का फॉर्मूला देखिए, आपको सिखाया था कैसे इंटीग्रेशन में, कहां गया, ये रहा। तो यहां पे y की जगह अब आई स्क्वायर लेना है, आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेनी है। तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, ये वाली स्टेप हो गई। और लास्ट स्टेप रूट ले लीजिए पूरे पे, तो होल रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये हुआ फॉर्मूला आरएमएस करंट का। समझ गए बेटा? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ये आरएमएस करंट का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का होल रूट। तो आइए स्टार्ट करें इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, तो डिराइव कैसे करेंगे, शुरू करते हैं जर्नी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करिए जल्दी से, तो ये हो गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर। इंटीग्रेट करिए इसे, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होल डिवाइडेड बाय डी टी, है ना, रूट में लास्ट में लगाऊंगा। इसमें देखिए I0 स्क्वायर बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करूं, तो यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और इसे इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी। ठीक है, तो ये देखिए इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखिए ये इंटीग्रेशन बन गया I0 स्क्वायर 2 बाहर टी बाहर इंटीग्रेशन डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और बेटा जो टाइम का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन का फंक्शन बना। अब लिमिट्स लगाना बाकी है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो डेरिवेशन से ही समझ में आता है, आरएमएस वैल्यू जब लेंगे ना हम, तो यहां पे ध्यान से सुनिए, हम 0 से टाइम पीरियड बाय 2 हाफ साइकिल के लिए, 0 से टाइम पीरियड बाय 2 हाफ साइकिल के लिए, या फिर 0 से टाइम पीरियड फुल साइकिल के लिए, दोनों केस में आरएमएस वैल्यू सेम आती है, सेम आरएमएस वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ साइनोसोडल फंक्शन में ही होता है। यस, ये सिर्फ साइनोसोडल फंक्शन में ही होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के लिए ही ये होगा। तो आप आरएमएस वैल्यू 0 से t/2 भी कर सकते थे, 0 से t/ कर सकते थे, जो आपकी इच्छा वो कर सकते थे। तो आ जाइए हम इसे कर देते हैं 0 से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा। तो देखिए क्या मिला, I0 स्क्वायर अपॉन 2, इधर भी टाइम की लिमिट लगानी है, तो हमने टाइम की लिमिट लगा दी 2π/ओमेगा।
एम आई राइट बच्चों? अब यहां पे आ जाओ, ये टाइम की जगह आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखिए साइन थीटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइन 0 पे 0 हो गया। अब साइन 2 पाई बाय ओमेगा डालो, ओमेगा कट जाएगा, 4 पाई बचेगा, साइन 4 पाई भी 0, हायर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0, तो आफ्टर लिमिट्स ये 0 हो जाएगा, आफ्टर लिमिट्स ये 0 हो जाएगी टर्म, और आपको देखिए क्या मिलेगा, ये और 2 पाई बाई ओमेगा कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मिला। अभी एक स्टेप बाकी है, आपको इसके ऊपर रूट लगाना है, तो फाइनली मिला आई नॉट बाय रूट 2, ये आरएमएस करंट का फाइनल फॉर्मूला आपको मिला। यस, ये आपको ध्यान रखना है, और 1.1 बाय रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। आइए तो मैं फिर से लिख देता हूं, आरएमएस करंट का फॉर्मूला है, देखिए क्या, होल रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। समझ गए? साइन थीटा का फंक्शन ना दे, कोई दूसरा फंक्शन दे, तो भी इसी तरीके से आप इसे निकाल रहे होंगे। अब फॉर साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन या फिर साइनोसोडल फंक्शन, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। यहां पे अगर हम पीक वैल्यू आई नॉट माने तो आई आरएमएस की वैल्यू आ गई आई नॉट बाय रूट 2। समझ गए? अब देखो आपके साथ इसी लॉजिक का यूज करके अलग अलग वेरिएशन दे रहे हैं। देखिए अलग अलग वेरिएशन समझिए। पहला, करंट को आपने दे दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलिए इसका बताइए जल्दी से फटाफट की, इसकी पीक वैल्यू क्या है और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। याद है आपको कौन सा फॉर्मूला बनेगा, जल्दी से बताओ जरा, कौन सा यहां पे फॉर्मूला बनना है, जल्दी से बताइए फटाफट से। यस कम ऑन, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? और देखिए और भी ये कौन सा फंक्शन बन गया, याद आ रहा है, साइन 2 थीटा का फंक्शन बनेगा। देखो अभी हमने क्या बोला कि ये सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा एक होना चाहिए, अकेला एक, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं। इसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो 2 साइन कॉस बाई 2, ये हो गया आई नॉट बाई 2 साइन 2 थीटा। अब ये एकदम एग्जैक्ट एसी का रिप्रेजेंटेशन बना। अब बताओ इसकी पीक वैल्यू क्या है? इसकी पीक वैल्यू है आई नॉट बाई 2, तो इसकी आरएमएस क्या होगी? आरएमएस होगी पीक डिवाइडेड बाय रूट 2। इसका मतलब देखिए आरएमएस होगी आई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी आई नॉट बाय 2 रूट 2। यस, आया लॉजिक समझ में आया? सिंगल साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। और बताओ बेटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप देखिए, शायद मैं गलत ना हूं तो 3 आई नॉट साइन थीटा माइनस 4 आई नॉट साइन क्यूब थीटा। आई थिंक साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब थीटा यहां ओमेगा टी है, इसकी पूछ ले आपसे एवरेज वैल्यू बताओ, आरएमएस वैल्यू बताओ। तो आपको यहां पे पता है कि ये जो है करंट में कॉमन ले लेता हूं, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ये साइन 3 थीटा हो जाएगा आई थिंक, तो ये हो गया साइन 3 थीटा। अब इसमें पीक वैल्यू आई नॉट, आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2। आया समझ में? पक्का? तो ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकते हैं। चलो एक एक्सप्रेशन बड़ा भयंकर यूज होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन बड़ा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में किया है, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री काफी जगह अलग अलग जगह आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। इसके बारे में आप पढ़ते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, और इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देते थे, आपको याद होगा, इसी टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसे आप
ऐसे कन्वर्ट कर देते थे, साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया जाता था। एक सिंगल साइन ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करके इसे हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में हमने सीखा होता है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि भैया करंट आपको दिया है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, अब बताइए पीक वैल्यू क्या है? वो आ जाएगी सर 5। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप करिए 5 आएगी, और आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? पीक वैल्यू बाय √2। एम आई राइट बच्चों? आया समझ में? चलिए अब देखिए, आरएमएस वैल्यू पे बहुत सवाल है, बहुत भयंकर। ये देखिए एग्जाम में आए हुए सवाल। करंट की वैल्यू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। अब पूछा आरएमएस वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे बताओ पीक क्या होगी? सबसे पहले तो मैक्सिमम अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और पीक को डिवाइड कर दो √2 से, तो आरएमएस आ जाएगा। देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 1/√2, ये वाला मैच कर रहा है। आया समझ में बेटा? चले अब देखो और बताते हैं आपको, आइए और बताते हैं। चलिए एक सवाल ये करते हैं, आपको करंट का एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे वैल्यूज के साथ दिया है, पूछा है आरएमएस, पीक, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, करंट टाइम 0 पे बताइए। ऐसा भी पूछ लेते हैं चलो आपसे, और करंट मैक्सिमम व्हेन, करंट मैक्सिमम कब होगा पहली बार, ये पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, इतनी सारी चीजें पूछ ले। देखो फंक्शन क्या है? 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये आपका फंक्शन दिया है। तो पीक वैल्यू क्या हो गई? पीक वैल्यू हो गई सर 4। एवरेज वैल्यू क्या हो गई सर? 2I0 बाय पाई, 2 इंटू 4 बाय पाई यानी 8 बाय पाई। आरएमएस वैल्यू क्या हो गई सर? पीक बाय √2 यानी 4 बाय √2, ये बेसिकली 2√2 आप कह सकते हो। तो हमारे पास पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, आ जाओ। तो ये देखिए टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा है, ओमेगा इज 100 पाई, इसको आप इक्वेट करते हो 2 पाई एफ के, तो एफ देखिए आ गया आपके पास 50 हर्ट्ज, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड कोई पूछे तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1/50 आपके पास टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। इनिशियल फेज क्या था बेटा? फाई। फाई क्या था? ओमेगा टी प्लस फाई, ये देखिए फाई क्या आ गया? पाई बाय 3, तो इनिशियल फेज आ गया। अब बोल रहा है करंट बताओ टाइम 0 पे, चलो इसमें टाइम 0 रख दो तो ये टर्म हट जाएगी। टाइम 0 पे आपका करंट क्या बनेगा? 4 साइन पाई बाय 3, ये क्या है? 60 साइन 60 यानी 4√3/2 यानी 2√3, ये टाइम 0 का आपको करंट मिल चुका है ना? ऐसे अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं। अब पूछ रहा है मैक्सिमम कब होगा करंट। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा, ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया था, एम आई राइट? कहीं कुछ गलती नहीं है। चलो मैक्सिमम चाहते हो तो साइन थीटा 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब रेडियन में π/2 होना चाहिए। तो सिक्स्थ पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरे एंगल को π/2 के बराबर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 100 πt क्या बना? π/2 माइनस π/3, एलसीएम लीजिए, 3 - 2 1, ये 100 πt, तो टाइम आ गया बेटा यहां से 1/600 सेकेंड्स। इस टाइम पे करंट मैक्सिमम आएगा पहली बार। समझ में आया बेटा? और आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कोई नया एक्सप्रेशन दे दिया, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, नया एक्सप्रेशन है, आपको बोल रहा है इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू बताइए। तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, और डेरिवेशन आएगा तो ये सब कर लेंगे। अब देखो टाइम की लिमिट भी दी है। अब साइन थीटा में तो मैंने आपको बता दिया था, हाफ साइकिल करो या फुल साइकिल करो सेम आएगा, लेकिन अलग एक्सप्रेशन हो तो आपको टाइम देना पड़ता है कि कहां से कहां किया जाए। तो आइए करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज करंट को निकालते हैं। एवरेज करंट इज I dt अपॉन dt।
जल्दी से आप लोग भी सॉल्व कीजिए, देखिए किसका पहले आता है। तो आप देखिए 2 टाइम की पावर हाफ है, रूट टी मतलब टी की पावर हाफ, डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। समझ गए? तो आ जाओ, देखो क्या बना ये बना 2 बाहर, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और डी टी का इंटीग्रेशन टी। तो ये देखो हो गया 4/3 टी की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। एक बहुत ब्लंडर मेजर मिस्टेक आप कर देते हो जो आपको बहुत भारी पड़ती है और आपको अंदाजा भी नहीं होता है। आप क्या करते हो, यहां पे इसे टाइम को काट देते हो, पहले काटा पीटी करते हो फिर लिमिट्स लगाते हो, आंसर गलत आ जाता है। यस, तो काटा पीटी नहीं करनी है, पहले पहले लिमिट्स डालनी है, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, फिर काटा पीटी कीजिएगा। तो आइए इसे बिना काटे पीटे ऐसे ही रहने दीजिए। टाइम की लिमिट 2 से 4, 2 से 4, तो क्या मिला 4/3, ये हो गया 4 - 2 और ऊपर हो गया 4 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2। समझ गए? तो देखिए क्या बन गया 4/3 अपॉन 2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को लिखिए 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये कर जाएगा, ये हो गया 2 क्यूब यानी 8, 8 माइनस 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख दीजिए, 2 कट हो गया 2/3, 8 - 2√2, ये आपकी एवरेज वैल्यू आई। अब बारी है आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू फिर से पूरे रूट में आई स्क्वायर की मीन वैल्यू। आया बेटा समझ में? चलो अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालो। आई क्या था बेटा 2√t, इसको स्क्वायर करो, चलो जल्दी से स्क्वायर करो, तो 4√t का स्क्वायर t का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, ये हो गया देखिए क्या 4t²/2 और t। फिर से समझ गए गलती क्या होगी? बच्चे बोलेंगे काट दो सर, फिर बाद में लिमिट्स लगाएंगे, यहाँ गलत हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है 2 से 4, 2 से 4 लिमिट्स लगानी है पहले। तो ये आपको मिला होल रूट में 4/2, 4 स्क्वायर - 2 स्क्वायर अपॉन 4 - 2, क्या बना बेटा देखो 16 - 4 12 अपॉन 2, तो ये √12 आंसर है। इसका मतलब 2√3 आंसर है। ये आरएमएस वैल्यू आपको मिल गई। समझ गए? और देखो और भी कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं यार, रैंडम एक्सप्रेशन कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, आपको बोला है करंट का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके आरएमएस वैल्यू बताइए और टाइम दिया है 0 से टाउ सेकेंड तक। तो आइए करते हैं, इसे निकालते हैं फिर ऑप्शन मैच करेंगे। तो I = I0 e की पावर -t/τ। चलो आप भी करिए, मैं भी करता हूं, फिर आप मेरा आंसर मैच करिएगा अपने आंसर से। आरएमएस वैल्यू इज होल रूट करंट का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। ठीक है, I0² बाहर आ गया, नीचे dt का इंटीग्रेशन हो गया t, e की पावर माइनस समथिंग का इंटीग्रेशन एज इट इज, बस जो टाइम का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो -2/τ। समझ गए? यहां तक मिल गई कहानी। अब है ना, ये ब्रैकेट लगा देता हूं, तो आपको क्या मिला देखिए, हमें मिला टाउ ऊपर I0² -/2t e की पावर -2t/τ। लिमिट्स लगाइए 0 से टाउ, 0 से टाउ। देखिए टाइम कट जाएगा यहां से, ये आपको समझ में आ रहा होगा, I0² τ/2τ, ये माइनस साइन है बाहर। ठीक है, यहां पे टाउ रखिए e की पावर -2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 1, अब माइनस को अंदर भेज दीजिए, टाउ से टाउ कट, I0²/2 1 माइनस, इसे आप लिख दीजिए 1/e²। दिस इज द फाइनल आंसर। e की पावर -2 मतलब 1/e², माइनस इधर तो ऑर्डर बदल गया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसे आप एलसीएम लीजिएगा तो बी आपका आंसर आएगा।
आया समझ में बेटा? ऐसे बहुत सारे शेप आ सकते हैं। अब आरएमएस वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सुनिए अब बहुत ध्यान से, आरएमएस वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मान लीजिए एक रजिस्टर में एक ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, समझ गए? तो रजिस्टर में करंट जा रहा है तो रजिस्टर हीट लॉस क्रिएट करेगा, एक हीट जनरेट होगी। वन टाइम पीरियड की आप हीट निकाल लीजिए, वन टाइम पीरियड की आप हीट निकाल लीजिए, या फिर हाफ टाइम पीरियड की हीट निकाल लीजिए। अब इस करंट को रिप्लेस कीजिए कांस्टेंट करंट से, डीसी करंट से रिप्लेस कीजिए। और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रिप्लेस करते टाइम आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि सेम हीट प्रोड्यूस इन सेम टाइम, सेम हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, सेम हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल। तो वन टाइम पीरियड में जो हीट इसने प्रोड्यूस की, सेम हीट प्रोड्यूस करने वाला, सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करने वाला कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब आई नॉट बाय √2। समझ गए? तो अगर आपके पास एसी करंट जा रहा है, उसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट करंट से ताकि हीट सेम रहे, तो वो करंट होगा आरएमएस करंट। आई बात समझ में? तो अगर कभी भी हीट कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन होगा ना, तो आप देखना आई नॉट साइन ओमेगा टी को हटा के आप आरएमएस करंट भेज देना और फिर I²R करके पावर निकालना है ना। इसके थ्रू आपको हीट निकालनी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वेरिएबल हो गया, लेकिन इसी को मैं अगर इससे रिप्लेस कर दूं तो हीट या पावर निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट I²R कर देंगे। तो आप देखना इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो लास्ट में पावर भी बताया है, तो पावर आप देखना IRMS का स्क्वायर इंटू R, ये बड़ा यूज किया है हमने इसी लॉजिक से। तो इफेक्टिव करंट आप आरएमएस करंट को कहते हैं, समझ गए? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो एसी के नापने के अमीटर्स होते हैं या फिर एसी को नापने के जो वोल्ट मीटर्स होते हैं, इन्हें आप हॉट वायर अमीटर कहते हैं। ये लोग ना बेटा आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये हीट मेजर कर रहे होते हैं, तो ये लोग आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। समझ गए? तो इसीलिए कई बार आपको दिया रहता है, जैसे कि इंडिया में दिया है कि आपका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज यूज करते हैं वो है 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं। तो जब भी आपको कोई वैल्यू दी रहे है ना कि करंट इतना है भैया, एसी करंट इतना है, एसी वोल्टेज इतना है, तो ये कौन सी वैल्यू दे रहा है? ये पीक वैल्यू दे रहा है, एवरेज दे रहा है कि आरएमएस दे रहा है? तो बाय डिफॉल्ट याद रखना ये आरएमएस वैल्यू दे रहा है। आरएमएस वैल्यू है 220, आरएमएस है पीक बाय √2, यानी पीक बाय √2 है 220, तो पीक निकालेंगे कितना आ जाएगा पीक? वो आ जाएगा 220 इंटू √2। तो कभी भी ऐसे कोई भी वैल्यू दी हो तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू आपको लेनी है। ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो आपको, एक सिंगल वैल्यू, टाइम का फंक्शन ना देके एक सिंगल वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू रिपोर्ट करोगे। ये एसी एमीटर क्या बताएगा? आरएमएस आपको करंट की वैल्यू देगा। एसी वोल्ट मीटर क्या बताएगा? आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू देगा। आइए अब समझते हैं। यहां पे देखिए, एक आपका अमीटर है जो डीसी अमीटर है, वो सिर्फ डायरेक्ट करंट नाप रहा है। एक आपका अमीटर है जो एसी अमीटर है, जो हॉट वायर अमीटर है। तो सुनिए, डीसी करंट नाप रहा है मतलब कांस्टेंट करंट ही नाप सकता है। अब अगर इसमें आपने ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दिया, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू बताएगा, और एवरेज वैल्यू 0 बताएगा। तो इसकी वैल्यू अगर एसी करंट में नापोगे तो 0 आएगी। तो जो डीसी नापने वाले सर्किट के एलिमेंट्स थे वो आप एसी को उससे नहीं नाप सकते हैं। फिर एसी मीटर्स होते हैं हॉट वायर्स, ये हीटिंग इफेक्ट, हीट मेजर करके बताते हैं, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ये दोनों हीट तो डीसी में भी जनरेट होगी, तो ये लोग एसी भी नाप सकते हैं, डीसी भी नाप सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में।
यहां पे हमने सीखा होता है गैल्वेनोमीटर में कि आपका जो एंगल है रोटेशन का, डिफ्लेक्शन, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट डबल हो गया तो डबल एंगल पे घूम जाएगी निडल। लेकिन यहां पे आपका डिफ्लेक्शन आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यस, यानी अगर आपकी जो निडल है करंट डबल होने पे वो 4 गुना डिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट 1 2 3 4 5 हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन 1 4 9 4 का 16 25। तो डिफ्लेक्शन एक एक रीडिंग के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो नीडल जब आप घुमाओगे ना तो 0 2 4 6 ऐसे गैप इक्वल करंट के लिए बढ़ता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एसी मीटर की ये छोटी सी बारीकी थी, वो भी आपको सिखा दी। डीसी मीटर अगर एसी नापेगा तो 0 आंसर देगा, एसी मीटर दोनों में काम कर सकता है। समझ गए? अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो याद रखनी है। साइनोसोडल का तो बता दिया, I0/√2। अब देखिए आगे जाके हम सीखते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है। हाफ वेव रेक्टिफाइड का मतलब कि आधी साइकिल करंट है फिर 0, आधी साइकिल करंट है फिर 0। तो इसकी एक साइकिल बनाऊं तो ये इसकी एक साइकिल मानी जाएगी। ठीक है। अब यहां पे वैसा थोड़ी कि आधी साइकिल और पूरी साइकिल में सेम आरएमएस वैल्यू आएगी, वो तो साइन थीटा में था सिर्फ, बस बाकी सब में आपको पूरी साइकिल की आरएमएस निकालनी। तो जब यहां से यहां आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो तो I² dt अपॉन dt, तो ऊपर वाले में तो आंसर सिर्फ आधी साइकिल का ही आता है, लेकिन नीचे वाले में टाइम पूरा लीजिएगा। तो इसीलिए इस केस में आंसर आरएमएस का I/2 आता है, पीक वैल्यू बाय 2। याद रखना है ये, है ना। ये हम आगे जाके सेमीकंडक्टर भी पढ़ते हैं, वहां भी हेल्प होती है इसकी। फिर फुल वेव रेक्टिफाई, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते तो रेक्टिफायर आता है। तो ये देखिए एसी करंट ये है, बस ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो अपन तो I² ले रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर का ही आंसर है, I0/√2 सेम आंसर है। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर की बात बताते, स्क्वायर की बात बताते। स्क्वायर बेसिकली क्या है? कांस्टेंट करंट ही तो है। तो जब कोई कांस्टेंट होता है ना तो उसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी यही रहेगी, आरएमएस वैल्यू भी सेम ही रहेगी। कांस्टेंट है मतलब एवरेज आरएमएस सेम है, तो ये कांस्टेंट एवरेज आरएमएस सेम है। अब देखिए सॉ टूथ, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, लीनियर ग्राफ की वैल्यू ये होती है I0/√3। आरएमएस वैल्यू इस सॉ टूथ ग्राफ के लिए या लीनियर ग्राफ के लिए है I0/√3। याद रखना है ये हमें। ठीक है, चलो 2-3 सवाल और करते हैं। आओ, ये देखो वही लीनियर है, ट्रायंगुलर, इसका आंसर यही है V/√3 आरएमएस वैल्यू। डिराइव भी करना सिखा देते हैं। तो अगर आप देखो तो आपके लिए इस प्रकार से यहां पे डायग्राम था। मैक्सिमम वैल्यू V0, ये आपको T/4 दिया था। ठीक है ना। और फिर यही सिमेट्रिक ऐसे ट्रायंगल आगे रिपीट हो रहे थे। मुझे ना इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन चाहिए टाइम का। तो ये टाइम का फंक्शन बेसिकली ये लाइन है y=mx। y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे टाइम है। अब स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप आ गया V0 अपॉन T/4। इसे मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, ये रहा। अब यहां पे T0 और V0 कांस्टेंट है। अब मेरे को इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस के लिए रूट इंटीग्रेशन ऑफ V² dt, तो V² करिए, चलिए 16 V0² अपॉन T0² स्मॉल t² dt होल डिवाइडेड बाय dt। तो ये देखिए क्या आ गया, 16 V0² अपॉन T0² T³ अपॉन t। और आपके मन में आएगा सर काट देते हैं जल्दी से, नहीं, पहले लिमिट्स लगेगी फिर काटापीटी होगी। तो लिमिट 0 से T/4, ये भी लिमिट 0 से T/4। तो देखिए क्या बना, 16 V0² अपॉन T0² T³ यानी T0³ अपॉन 64, नीचे 3 और नीचे T0/4।
तो ध्यान से देखिएगा, ये टी नॉट कट गए, ये कट गया, ठीक है। इफेक्टिवली आपको बचा इंटीग्रेशन में वी नॉट स्क्वायर बाय 3 बचा, तो फाइनल आंसर आ गया वी नॉट बाय √3। समझ गए ये? तो इस तरीके से ये भी पूरा भी करेंगे ना 0 से t तक, तो 0 से t में देखिए यही एक्सप्रेशन है जो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होके आ रहा है। तो जो 0 से t/4 आंसर आया वही 0 से यहां तक भी आएगा, वही यहां तक भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, इसीलिए आंसर इसका वी नॉट बाय √3 है। ये आप सबको हमेशा ध्यान रखना है। आइए एक सवाल और बचा है जो मैं लेके आया था, आई थिंक ये देखिए, ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए भाई। क्या है ये सवाल? आपको एक डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट करंट जिसकी वैल्यू है A, इसमें आपने एक AC करंट को जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू है B sin ω/t। इस एक्सप्रेशन का आपको बोला है RMS वैल्यू बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आया हुआ है एग्जाम में। तो इसकी RMS वैल्यू आप सबको ध्यान रखनी है, वो है A² + B²/2। यस, कर लोगे बेटा इसको इंटीग्रेट? आ जाओ फटाफट से बताओ इसको इंटीग्रेट करके कैसे आएगा। तो इंटीग्रेशन आपका बनेगा I², उसमें ना पूरा आइडेंटिटी लगेगी, ये रहा I² dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या बना, A² टाइम प्लस ये 2ab साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन ओमेगा, और B² साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको सिखाया था मैंने। साइन स्क्वायर को मान लेना 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो ये इंटीग्रेशन आपका खुलेगा t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और एक 2 और है, समझ गए? तो यहां पे ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का t/2 माइनस साइन 2 ω/t डिवाइड बाय 4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब जब आप इसमें लिमिट डालोगे ना 0 से टाइम पीरियड तक, ठीक है, एक साइकिल के लिए, तो देखिए यहां पे देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एक साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0। साइन थीटा का इंटीग्रेशन एक साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, देखिए यहां पे A² t बचा, और यहां पे B² t/2 बचा, तो आपको मिला A² t प्लस B² t/2 होल बाय टाइम, तो आपको मिला √A² प्लस B²/2। ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर ये होगा। इसमें आप वैल्यू डाल के ऐसे भी पूछी जा सकती हैं, तो इसकी RMS वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर/2। इसका मतलब 9 + 16/2 8, यानी √17। चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये था बच्चों आज का सेशन, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखे। अब मिलेंगे अगले सेशन में। लाइक कीजिएगा इस सेशन को, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।